नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज खबरदार में हम किसानों का खून चूसने वाले सिस्टम का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि अगर किसान को फसल की कीमत ही नहीं मिलेगी तो फिर वो फसल उगाएगा ही क्यों। पहले फसल उगाने के लिए किसान पसीना बहाए, फिर जब अपनी फसल की सही कीमत मांगे तो किसान अपना खून बहाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल ऐसी घटना हुई जिसमें पुलिस फायरिंग में 5 किसान मारे गए। पहले सरकार और सिस्टम इस फायरिंग की घटना को छुपाने में लगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने माना कि फायरिंग हुई थी। सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया। किसानों की जायज मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में इस हिंसा की एंट्री करने के असली गुनहगार कौन हैं? आज हम मंदसौर के किसान गोलीकांड का एक एक सच आपको बताएंगे। हिंसा की आग में धधकता ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है। राजधानी भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर मंदसौर में जो आग भड़की वो नीमच से लेकर रतलाम तक और उज्जैन से लेकर देवास और सीहोर तक पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि किसानों की जायज मांग वाले आंदोलन के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी क्यों हुई, और ये गुंडागर्दी करने वाले आखिर कौन हैं? और इस हिंसा का सेंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश का मंदसौर, जहां 1 जून से चल रहा किसानों का आंदोलन छठे दिन इस रूप में आ गया, जहां से स्थिति पिछले 36 घंटे से कर्फ्यू लगाने और आसपास के 3 जिलों में इंटरनेट बंद करने तक की बन गई। इसमें कल उग्र किसानों पर मंदसौर की पिपलिया मंडी में फायरिंग करना, जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई, और गोली चलाने की शर्मनाक घटना पर जवाबदेही से बचने का सरकार और सिस्टम का रवैया, जिसमें मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई इस हिंसा के जितने गुनहगार कुछ अराजक तत्व थे, उतने ही जिम्मेदार सरकार और सिस्टम थी। क्योंकि पहले तो उपद्रवियों पर लापरवाही बरतना, फिर जब हालात बेकाबू हुए तो किसानों पर सीधे गोली चलाना, ये किसी भी हालत में जायज कैसे ठहराया जा सकता है? ये किसी भी सरकार और सिस्टम के लिए कलंक से कम नहीं है। यही वजह है कि आज जब मंदसौर के डीएम पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों के पास पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी पिटाई भी हुई। मंदसौर से लेकर रतलाम और नीमच तक हालात विस्फोटक हैं। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग और 5 किसानों की मौत ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इस पर सरकार और सिस्टम का फायरिंग की बात को छुपाने की कोशिश करना और शुरुआत में लगातार झूठ बोलना, इसने गुस्से को और भड़का दिया। किसानों के आंदोलन से ज्यादा चर्चा हर तरफ उस आग, तोड़फोड़ और पथराव की है जो आसपास के इलाके में देखी जा रही है। देवास में किसानों की एक भीड़ ने हाट पिपलिया थाने पर पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी। इतना उग्र नहीं था कि 6 किसानों के ऊपर गोली चले। उग्र तो था, उग्र नहीं होना चाहिए था, हिंसक नहीं होना चाहिए था, मगर इतना हिंसक नहीं हुआ था आंदोलन की इसमें गोली चले और इतने किसान की हत्या हो जाए। इसके ऊपर बारीक से उसका जांच होना चाहिए और जो कल्प्रिट है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। मंदसौर में 5 किसानों की जान लेने वाली पुलिस फायरिंग की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र से मध्य प्रदेश के मंदसौर में 1100 अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक किसानों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन इसी से मामला सुलझने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार और सिस्टम के लापरवाही से भरे शर्मनाक रवैये और किसान आंदोलन के हिंसा वाले रूप से मामला और बिगड़ गया। इसमें नेतागिरी की एंट्री भी निश्चित थी। ऐसे में आग फिलहाल तो ठंडी होती दिख नहीं रही। विजय मीणा के साथ हेमेंद्र शर्मा, मंदसौर आज तक। आज हम मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे, जो आंदोलन ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हिंसा का रूप ले लिया है।
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की तैयारी 2 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। इसमें किसान यूनियन, किसान सेना, भारतीय किसान संघ जैसे संगठन सक्रिय थे। सोशल मीडिया के जरिए किसानों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हुई। 1 जून को शाजापुर में किसान संघ की रैली में 4000 किसान पहुंचे। इस रैली के बाद कई जगहों पर हाईवे पर उग्र किसानों ने हंगामा किया। 4 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उज्जैन में किसान संघ से मीटिंग हुई। 5 जून सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने प्याज की खरीद सहित कई ऐलान किए, लेकिन सरकार के ऐलान को कुछ किसान संगठनों ने माना तो कुछ ने नहीं माना। 6 जून यानी कल मंदसौर में उग्र किसानों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 किसान मारे गए। मंदसौर की शर्मनाक घटना कैसे हुई, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की मांग क्या है और इन मांगों पर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है। मध्य प्रदेश में किसान 1 से 2 रुपए किलोग्राम के रेट पर प्याज बेचने को मजबूर है। अरहर की दाल किसान 35 रुपए किलोग्राम के रेट पर बेचने को मजबूर है। किसानों की मांग है कि फसलों के दाम उनकी लागत से 50% ज्यादा ही जाए। यह वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मंडी में किसानों को उनकी फसल के लिए कम से कम आधी रकम नकद दी जाए। किसानों की मांग है कि खेती के लिए बिना ब्याज कर्ज दिया जाए, कर्ज माफ किया जाए, मंडी के रेट फिक्स किए जाएं, किसानों को पेंशन मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की मांगों पर सोमवार को कुछ ऐलान किए थे। इसमें किसानों से 8 रुपए किलोग्राम के रेट पर प्याज की सरकारी खरीद करने, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर अरहर की दाल की सरकारी खरीद करने, मंडी में व्यापारियों को किसानों को उनकी फसल की आधी कीमत नकद में देने के निर्देश दिए। हालांकि इन ऐलान के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी रहा, यहां तक कि कई जगहों पर बहुत उग्र हो गया। धार, इंदौर, देवास, मंदसौर जैसी जगहों पर पुलिस पर हमले और लूटपाट की घटनाएं हुई। इसमें मंदसौर से तो सबसे ज्यादा अराजक स्थिति बन गई, जहां कल पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई। यह घटना मंदसौर और पिपलिया मंडी के बीच 4 लेन हाईवे की है, जहां मंगलवार की सुबह 11:30 बजे करीब 1000 से ज्यादा किसान जुटे। किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। सामने पुलिस और सीआरपीएफ थी। पुलिस और सीआरपीएफ ने इन्हें हटाने पर सख्ती दिखाई तो किसान और उग्र हो गए। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। किसानों का आरोप है कि पुलिस और सीआरपीएफ ने बिना वार्निंग दिए फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई। आरोप यह भी है कि घायल किसानों की मदद नहीं की गई। सरकार और सिस्टम पर किसानों का गुस्सा इसलिए भी है कि फायरिंग की घटना को छुपाने की कोशिश हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कैसे पिछले 6 दिन में विस्फोटक स्थिति बन गई, कैसे सरकार और सिस्टम लापरवाह रहे। कई जगहों पर लूटपाट, आगजनी, पथराव तक होता रहा, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। इसमें नेतागिरी ने भी आग में पेट्रोल का काम किया। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद यह नेतागिरी अब नए सिरे से शुरू होती दिख रही है। क्या सोयाबीन, क्या अरहर, क्या मूंग, क्या प्याज। मध्य प्रदेश में मंडियों के दाम इस तरह गिर गए कि किसान खेती की लागत का पैसा भी नहीं वसूल पा रहे हैं। मंडियों में सोयाबीन हो या तुअर, सरकार के तय समर्थन मूल्य से भी कम बिक रही है। किसान का प्याज 1 रुपए किलोग्राम के रेट पर भी बिक जाए तो बड़ी गनीमत। ये फसल को फेंकने जैसा ही है। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर एकजुट हुए, लेकिन आंदोलन इस तरह अराजक होकर उग्र हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। इसमें सरकार और सिस्टम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो पिछले हफ्ते से आंदोलन के नाम पर कुछ जगह अराजकता का तमाशा देख रही थी। इसमें सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति मंदसौर की थी, जहां 1 जून को शुरू हुए किसान आंदोलन के अगले ही दिन प्रदर्शन के नाम पर कुछ उग्र किसानों ने दूध और सब्जी बेचने जा रहे किसानों से उनका सामान छीन कर फेंक दिया था, और प्रशासन का कोई भी अधिकारी आसपास भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारी जगह हमने बोला भी था, नहीं समझ में आई तो उनका फिर हमको विरोध करना पड़ा और आज दूध डोलना पड़ा। कितना दूध डोला होगा लगभग? करीब लाखों लीटर के आसपास में डोल दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे जो समर्थन मूल्य जो भाव मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। किसान के प्याज 50 पैसे किलो बिक रहे हैं और इसलिए किसान बहुत परेशान है। 5 जून आते आते मंदसौर और आसपास के जिलों में हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने लूट मचाई।
फल और सब्जियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, फलों और सब्जियों की लूट हुई। पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही, किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं हुई। बंद इसलिए है कि कोई तोड़फोड़ नहीं कर जाए, कोई नुकसान नहीं कर जाए, दुकान में आग नहीं लगा जाए, इसलिए व्यापारी सारा अपना बाजार बंद करके बैठे हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये मतलब किसानों की कोई राजनीति इसमें नहीं करे, और अगर राजनीति की तो और आगे बढ़ेगा, आंदोलन उग्र होगा। मंगलवार को तो हालात काबू से बाहर हो गए जब मंदसौर पिपलिया मंडी हाईवे पर किसानों की पुलिस और सीआरपीएफ के साथ भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था। पुलिस ने बिना देखे बिना सुने फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 5 किसानों की मौत हो गई। पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि घायल किसानों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद नहीं की गई। पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे, किसान भाई भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे, दोनों तरफ से पथराव हो रहा था और तभी उन्होंने गोली चला दी। तो बबलू पाटीदार को गोली लगी थी पहले, तो वो वहीं सड़क पर गिर गए थे। फिर हमने काफ़ी टाइम तक गाड़ी नहीं अवेलेबल हुई हमको, और एक्चुअली सब उधर सामने पुलिस थी तो डर भी रहे थे सबकी, गाड़ी कैसे ले जाए। सिस्टम का यही शर्मनाक रवैया बड़े सवाल खड़े करता है। ऊपर से नेतागिरी ने इस मामले को भड़का दिया। कल कांग्रेस के इंदौर से विधायक जीतू पटवारी पुलिस और सीआरपीएफ से उलझते दिखे, जिसमें सुरक्षा बलों ने उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। आपने शांति का बोला था, मेरे को गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में हुड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीजिए आपने गारंटी ली थी। आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी आपने गलत किया, काम करो। मैं करूँगा अपना काम, और आप भी अपना काम कीजिए। मंदसौर की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए जवाब देते नहीं बन रहा। मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी बचाव का यही ढाल इस्तेमाल कर रही है कि किसानों को भड़काने और हिंसक आंदोलन में कांग्रेस लगी है। शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की, जो मध्य प्रदेश के हर बड़े बीजेपी नेता से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक सबकी जुबान से निकल रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है। शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। किसानों पर फायरिंग मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए कलंक है। लाशों पर ये बोलनी पहले 5 लाख कह दिया, तब 10 लाख कह दिया, तब 1 करोड़ रुपए कह दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नियत का मैं सोचता हूं प्रदर्शन है। मंदसौर की घटना से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक बारूद मिला है। राहुल गांधी भी आज मंदसौर जाने वाले थे, लेकिन तनाव को देखते हुए अब वो कल मंदसौर जाएंगे। मंदसौर की घटना से बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर है। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए मुश्किल है कि इस तरह की शर्मनाक घटना पर वो जवाब दे तो क्या दे। देवास से शकील खान, रतलाम से विजय मीणा और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। जिसकी खून और धूल से लथपथ चेहरे की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, और जिसकी तस्वीर सीरियाई गृह युद्ध में सरकारी सेना और विद्रोही सेनाओं के बीच खूनी जंग का प्रतीक बन गई थी। आपको दिखाते हैं वही बच्चा, ओमरान दकनीश, जो सीरियाई शहर अलेप्पो में परिवार के साथ रहता है, जिसके घर पर 17 अगस्त 2016 को एक हवाई हमला हुआ और पूरा घर तबाह हो गया। उस हमले में घायल ओमरान को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसका ये वीडियो बनाया गया, जिसमें ये छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठा है, न रो रहा है न बोल रहा है। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई। पूरी दुनिया ने सीरियाई गृह युद्ध के शिकार होते बच्चों की हालत पर चिंता जताई। पिछले साल जिस हवाई हमले में ओमरान घायल हुआ, उस हमले में उसके बड़े भाई की मौत हो गई थी। तब से ओमरान की कोई दूसरी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन अब ओमरान एक बार फिर दुनिया के सामने आया और उसकी अब वाली तस्वीर उसकी पुरानी तस्वीर से बिल्कुल अलग है। ये ओमरान का नया वीडियो है, जिसमें वो बिल्कुल स्वस्थ है, हंस खेल रहा है, चेहरे पर खून और धूल की जगह अब मुस्कुराहट ने ले ली है। ओमरान अपने उसी पुराने घर में लौट आया है जो पिछले साल हवाई हमले का निशाना बना था। ओमरान 4 साल का हो गया है। अब ओमरान अपने पिता के साथ बहुत खुश है, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। दरअसल ओमरान और उसके पिता का सीरिया के सरकारी टीवी और रूस के न्यूज़ चैनल्स ने इंटरव्यू किया, और इन इंटरव्यू में ओमरान के साथ साथ उसके घर पर हुए हमले की भी नई कहानी निकलकर सामने आई। अब तक सीरिया के मानवाधिकार संगठन और विद्रोही गुट दावा करते रहे हैं कि अगस्त 2016 में अलेप्पो शहर पर रूसी सेना के लड़ाकू विमानों ने बम गिराए थे, जिसमें ओमरान का घर भी तबाह हो गया था। लेकिन अब सीरिया के सरकारी टीवी और रूस के न्यूज़ चैनल्स को दिए इंटरव्यू में ओमरान के पिता ने नए दावे किए हैं। ओमरान के पिता का आरोप है कि उनके घर पर हुआ हवाई हमला विद्रोही गुटों ने करवाया था,
और उमरान का वीडियो बनाना और उसे इंटरनेट पर अपलोड करना सीरिया की असद सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी। हालांकि सीरिया के मानवाधिकार संगठन उमरान के पिता के दावों पर शक जता रहे हैं, क्योंकि जिन न्यूज चैनल्स पर उन्होंने ये दावे किए हैं वो असद सरकार के समर्थक माने जाते हैं। सच जो भी हो, लेकिन संतोष करने वाली बात यह है कि उमरान अब ठीक है और 10 महीने पहले हुई घटना के सदमे से भी बाहर निकल चुका है। We shed tears, but there are no tears here. धूल और खून से सना चेहरा, लेकिन आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं। हैरानी से रेस्क्यू टीम के लोगों को देखता हुआ, माथे पर लगे खून को एम्बुलेंस की सीट से पोंछता हुआ। इस बच्चे को तो पहचानते ही होंगे आप, उमरान दकनीश, जो सीरिया में चल रही खूनी जंग की जीती जागती गवाही बना, दुनिया भर की मीडिया में हेडलाइन बना। We shed tears, but there are no tears here. He doesn't cry once. That little boy is in total shock. He's stunned. पिछले साल अगस्त में पूरी दुनिया की आंखों में आंसू ला देने वाला यह सीरियाई बच्चा उस दिन के बाद अब पहली बार दोबारा सामने आया है। उमरान दकनीश ये वही सीरियाई बच्चा है जिसके घर पर हवाई हमला हुआ था, पूरा परिवार घायल हुआ, जिसके 10 साल के भाई की हमले में मौत हो गई। कहा गया कि सीरियाई सरकार के कहने पर हमला रूसी सेना ने किया और फिर सामने आया यह वीडियो। लेकिन अब उमरान की जिंदगी बदल चुकी है। उसका चेहरा साफ है, गाल फूले हुए हैं, वो आम बच्चों की तरह खेलता है। सरकारी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उमरान के पिता बताते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। والحمدلله رب العالمين إصابته بسيطة جدا. بالبيت كنا بيركين أنا وياه بهالقعدة وعم نتسلى على الجوال أنا وعمران، صارت الضربة. वो 17 अगस्त की रात थी जब अलेप्पो शहर में उमरान के घर पर बम गिरा। यह हमला कथित तौर पर राष्ट्रपति असद के कहने पर रूसी लड़ाकू विमानों ने किया था। लेकिन इस घटना के 10 महीने बाद उमरान के पिता पहली बार टीवी इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना ने नहीं बल्कि विद्रोही सेनाओं ने हमला किया था। الأمور كلها يعني معروفة، صوروا وصاروا يتاجروا بدمه ويطبقوا له صور، وهذا أنا حلقت له شعره وغيرت له اسمه مشان ما يكملوا تمثيليته، ورغم ذلك عم يطبقوا صور مشان يكملوا تمثيليته। उमरान के पिता का कहना है कि उन्हें असद सरकार के खिलाफ बोलने के लिए लालच दिया गया। सरकार विरोधी गुटों ने उनके बेटे को असद सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। دفعوا لي مبالغ كبيرة. طيب يعني مبالغ ومن كذا جهة، بشيء باسم معونات، شيء بأسماء مساعدات، شيء باسم تبرعات। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, तब से उमरान का परिवार अलेप्पो शहर में ही रह रहा था, जो गृह युद्ध के दौरान सरकार और विद्रोही सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बना। उमरान का परिवार अब दोबारा अपने घर लौट आया है। उमरान के पिता कहते हैं कि उन्हें सीरियाई सरकार और सेना पर पूरा भरोसा है। 10 महीने पहले जो बच्चा सीरियाई गृह युद्ध में खूनी संघर्ष को दुनिया के सामने लाने का जरिया बना, अब उस बच्चे के पिता का परिवार सीरियाई सरकार का शुक्रगुजार है। हालांकि सीरिया के मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि उमरान के पिता ने जो कहा वो सरकारी चैनल पर कहा और वही कहा जो उन्हें कहने के लिए कहा गया। कौन सच कह रहा है और कौन गलत, ये कहना जल्दबाजी होगी। खुशी तो इस बात की है कि उमरान का जो चेहरा आज दुनिया के सामने है वो दिल खुश कर देने वाला है, वरना खूनी संघर्ष से घिरे सीरिया में खून से लथपथ बच्चों के चेहरे ही नजरों के सामने घूमते हैं। आज तक ब्यूरो।
उमरान दकनीश के परिवार पर पिछले साल हुआ हवाई हमला असद सरकार ने करवाया या विद्रोही गुटों ने, ये उतना मायने नहीं रखता जितना मायने ये रखता है कि उमरान अब सुरक्षित है, स्वस्थ है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सीरिया के हर बच्चे की किस्मत उमरान जितनी अच्छी नहीं होती। सीरिया में साल 2011 से गृह युद्ध चल रहा है। सरकारी सेना और विद्रोही सेनाओं के बीच खूनी जंग में आम नागरिकों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा शिकार बने हैं सीरिया के बच्चे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के गृह युद्ध में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 50,000 बच्चे हैं। अकेले अलेप्पो शहर में अब तक 4,500 से ज्यादा बच्चे गृह युद्ध का शिकार बनकर जान गंवा चुके हैं। सीरिया में गृह युद्ध की वजह से 50 लाख नागरिकों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, जिसमें से आधे बच्चे। गृह युद्ध से जूझते सीरिया में हर 4 में से 1 स्कूल या तो बंद हो चुका है या तोड़ा जा चुका है। हालत यह है कि सीरिया में 20 लाख बच्चों को पिछले 5 साल में पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। सीरिया में भूख से सैकड़ों बच्चे रोजाना मौत के मुंह में चले जाते हैं। सीरिया में हर 4 में से 3 बच्चों को अपने परिवार की मदद के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। सीरिया के गृह युद्ध में पिछले साल कम से कम 652 बच्चे मारे गए। 2016 में 851 बच्चों को बाल सैनिक बनाए जाने की जानकारी है। ये आंकड़े बताते हैं कि सीरिया में बचपन किस तरह दम तोड़ रहा है। सीरिया के गृह युद्ध में फंसे बच्चों को तो यह भी नहीं पता होगा कि आखिर उनकी जिंदगी को नर्क क्यों बनाया जा रहा है। यहां सवाल यह नहीं है कि सीरिया में गृह युद्ध के लिए असद सरकार जिम्मेदार है या असद सरकार को गिराने पर अड़े विद्रोही गुट। गंभीर चिंता की बात यह है कि इस लड़ाई में सीरिया के आम नागरिक और खासकर बच्चे ही बलि का बकरा बन रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरते भारत में अंधविश्वास के पाताल काल की पुष्टि करने वाली खबर। आप रहिए खबरदार। खबरदार में अगली खबर दिखाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप किस भारत के वासी हैं? उस भारत के जो अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहा है, या उस भारत के वासी हैं जो आज भी अंधविश्वास के गड्ढों में धंसा है? क्योंकि सच यह है कि भले ही भारत ने चांद और मंगल ग्रह की दूरियां नाप ली हों, लेकिन आज भी भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंधविश्वास के पाताल से निकल पाने में कामयाब नहीं हो पाए। यकीन नहीं आता तो 2 तस्वीरें देखिए। दोनों तस्वीरें सोमवार की हैं। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश से है, जहां इसरो के वैज्ञानिकों ने देश में बने सबसे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mark 3 लॉन्च करके कामयाबी की नई उड़ान भरी और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई। अब दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। यह तस्वीर तेलंगाना की है, जहां लोगों ने वारंगल को हैदराबाद से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर 15 फीट गहरा गड्ढा सिर्फ इसलिए खोद डाला क्योंकि एक शख्स को सपना आया था कि इस जगह पर शिवलिंग दबा हुआ है। शिवलिंग के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन इस घटना से लोगों की अंधविश्वासी सोच के दर्शन जरूर हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की इन 2 तस्वीरों में भारत की 2 सोच झलकती हैं। एक तस्वीर में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला भारत है, दूसरी तस्वीर में अंधविश्वास के पाताल लोक में समाया भारत। 3, 2, 1, 0। सोमवार को जब पूरा देश अंतरिक्ष में भारत के बाहुबली GSLV Mark 3 की कामयाब लॉन्चिंग देखकर गदगद हो रहा था, ठीक उसी वक्त हैदराबाद से 80 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 163 पर शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। ये घटना तेलंगाना के जनगांव की है, जहां हाईवे के बीचों बीच 15 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने वाले लोग कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बल्कि स्थानीय ग्रामीण थे। बीच हाईवे पर गड्ढा इसलिए खोदा गया क्योंकि लाखन मनोज नाम के इस शख्स ने गांव वालों को बताया था कि भगवान शिव उसके सपने में आए थे और उसने इस जगह पर एक शिवलिंग देखा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे वक्त से मनोज इस जगह पर खुदाई करने के लिए जोर डाल रहा था। हर बार जब भी वो हाईवे के इस हिस्से में आता तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता, कभी हिलने लगता तो कभी लौटने लगता। आखिरकार हाईवे पर गड्ढा खोदने के लिए मनोज ने गांव वालों को मना ही लिया। बस फिर क्या था, लोगों ने अपना दिमाग साइड में रखा और छेनी, हथौड़े और फावड़ों से हाईवे पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ शिवलिंग के दर्शन को आतुर हो गई और देखते ही देखते 10 फीट गड्ढा खोद दिया गया। गड्ढा खोदने के बाद जब मनोज ने उसमें जाकर देखा तो उसे कहीं भी शिवलिंग नहीं मिला। फिर उसकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई।
फिर गड्ढे की खुदाई के लिए जेसीबी मंगा ली गई और जेसीबी ने गड्ढे की गहराई बढ़ाकर 15 फीट कर दी, लेकिन शिवलिंग न तो मिलना था और न ही मिला। आखिरकार खुदाई रोक दी गई, लेकिन तब तक हाईवे पर ट्रैफिक जैम लग चुका था। पुलिस को जब तक सूचना मिलती तब तक गड्ढा खोदा जा चुका था। पुलिस ने जब गड्ढे की गहराई देखी तो हक्की बक्की रह गई। गड्ढा थोड़ा और खोद दिया जाता तो शिवलिंग तो ना मिलता, लेकिन पानी जरूर निकलने लगता। आखिरकार पुलिस ने गड्ढा खुदाई की रस्म को रुकवाया, ट्रैफिक जाम खुलवाया। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मनोज और गांव के सरपंच समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन उस अंधविश्वास का क्या, जिसकी गिरफ्त में आकर आज भी भारत के लोग अपनी सोच के गड्ढे भरने को तैयार नहीं हैं। आशीष, तेलंगाना, आज तक। एक तरफ देश अपनी मेहनत, निष्ठा और काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष की दुनिया में वर्चस्व कायम करने में लगा है। दूसरी तरफ एक इंसान के सपने को सच मानकर अंधविश्वास के गहरे गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हैरानी होती है जब अंधविश्वास की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।